तो चलिए बच्चों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी एडुसर्व के इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कशन करना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एंगल निकालना, फोर्स एनालिसिस करना, एक्सेलरेशन निकालना, अलग अलग केसेस में हम लोग सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद लॉज ऑफ मोशन आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा, और अगर यहाँ आपने लापरवाही कर दिया तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आगे क्वेश्चंस करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले 2 लेक्चर्स लॉज ऑफ मोशन के देख लिए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने अरिस्टोटल, गैलीलियो और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ देखा था। इस लेक्चर में हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, फोर्स एनालिसिस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो हेडिंग बना लीजिए, फोर्स एनालिसिस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। कॉपी पेन निकाल लीजिए, आसपास की डिस्टरबेंसेस को बंद कर दीजिए। जैसे जैसे मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिखूंगा वैसे वैसे आपको अपने कॉपी में लिख करके ड्रॉ करना है। फोर्स जो मैं कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा पहले आपको निकालना है, देन यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों वो ये था कि अगर कोई ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक सिंपल ब्लॉक रख दिया, ऐसे एम मास का ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो एम मास के ब्लॉक को हवा में लटका देंगे, ये हवा में लटक गया और ये है एम, नीचे लग रहा होगा इसका एम जी, और ऊपर ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर एम जी एक्शन कर देगा तो ग्राउंड उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन प्रोवाइड कर देगा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा तो एन इज इक्वल टू एम जी हम लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी बच्चों वाई डायरेक्शन में 0 होगा। ऊपर वाले को पॉजिटिव बोल दो, नीचे वाले को नेगेटिव बोल दो, तो ऊपर वाला n हो गया पॉजिटिव, नीचे वाला mg हो गया नेगेटिव, इज इक्वल टू 0, यानी कि n इज इक्वल टू mg आ गया। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना वो ऐसे यहाँ से आता है, n इज इक्वल टू mg। आखिर ऊपर वाला बराबर लो वाला कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ। दूसरा क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। मान लो बच्चे ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक ब्लॉक हमने ऐसे रखा हुआ है, कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, और इसके ऊपर छोटी सी ब्लॉक स्मॉल एम मास का रख दिया। अब आपको निकालना है, इनका फोर्स एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो छोटकी एम का फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, स्मॉल एम ने कैपिटल एम के ऊपर एक्शन कर दिया, कौन सा? स्मॉल एम जी, तो नीचे लग गया, ओह शिट, नीचे लग गया स्मॉल एम जी, तो ऊपर कौन सा फोर्स लग जाएगा? कैपिटल एम जी ऊपर, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा तो एन लग जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा बच्चों, ये रहा एन इज इक्वल टू एम जी। अब नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये रहा कैपिटल एम मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। कैपिटल एम ब्लॉक नीचे की तरफ कैपिटल एम जी लगाएगा, ऊपर वाले ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया है ऐसे, ग्राउंड से इसके ऊपर एक और नॉर्मल रिएक्शन एन डैश मिल जाएगा। ये एन हमने इसलिए लिखा क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी है ना, तो एम जी लिखो या एन लिखो, बात तो बराबर ही। यहाँ पे स्मॉल एम इस ब्लॉक के ऊपर एम जी लगाए या नॉर्मल लगाए, बात बराबर ही है, तो नॉर्मल हमने लिख दिया। अब इस केस में वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बच्चों 0, यानी कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन होगा 0, यानी कि ऊपर वाला फोर्स है एन डैश और नीचे वाला फोर्स है एन, और कैपिटल एम जी इज इक्वल टू 0, यानी कि एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एम जी, और इस एन के जगह पे स्मॉल एम जी पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा एन डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी।
इसके अलावा एक और चीज़ देखा था लास्ट क्लास में, अगर इंक्लाइंड प्लेन होगा तो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का भी देख लेते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m मास का, और ये जो सरफेस है वो इनफ रफ है। इनफ रफ का मतलब ये होगा कि इन दोनों, ये सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगा, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि ब्लॉक इज अनएबल टू मूव। अब इस केस में फोर्स एनालिसिस करना है। एक काम कर बेटा, इस स्मॉल m मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। ये ले, स्मॉल m मास के ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। इस ब्लॉक का mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा ऐसे नॉर्मल। इस नॉर्मल के बारे में एक खास बात यह है कि ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर टू प्लेन लगता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, ये नोट कर लो। ऐसे नॉर्मल आ गया, ये रहा mg, तो ड्रॉ कर लो। mg तो अर्थ के तरफ लग रहा होगा ना, तो अर्थ तो नीचे ही है, तो ये mg लग गया, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग जाएगा, तो ये रहा मेरे बच्चे नॉर्मल रिएक्शन n। अब देखना, क्या हम n को mg लिख सकते हैं? नहीं, n mg की तरफ है ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए सब। तो मैंने जो ड्रॉ किया है वो देख लो परपेंडिकुलर है, तो आप भी जो ड्रॉ करना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एकदम। अब एक काम करो, इस mg का दो कंपोनेंट निकाल दो। तो mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल के तरफ आ जाएगा, सॉरी नॉर्मल के ऑपोजिट आ जाएगा, और एक उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये रहा परपेंडिकुलर ऐसे। अब इसमें आपको मैंने कल बताया था कि जो ये वाला एंगल होता है बच्चों, ये वाला एंगल थीटा होता है। ये वाला एंगल थीटा कैसे होगा वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये आ रहा है, यस, मैं यहाँ पे आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ, कोने में बता दे रहा हूँ। ये इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन को एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बना लो। तो ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, ये होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का टोटल एंगल होगा 90 डिग्री। ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, ये वाला एंगल थीटा। mg का वो कंपोनेंट जो थीटा के तरफ जाएगा वो होगा mg cos थीटा, और mg का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा वो होगा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा को इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर लेगा, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और इस n को ये mg cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg cos थीटा। जो पहले n होता था अब वो n ना होकर के mg cos, सॉरी जो पहले mg होता था वो mg ना होकर के mg cos थीटा हो गया। ये बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी, इनको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। दिल का रिश्ता प्यारा है। चलिए मान लो बेटा ये एक रूफ है, यस, इससे एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक को हमने कनेक्ट कर दिया है, और ये हैंग हो रहा है, फ्री हमने छोड़ दिया। अब क्या हो रहा होगा देखना, ये ब्लॉक अपना mg लगा रहा होगा नीचे, mg। जब ये mg लगाएगा नीचे तो ये नीचे जाना चाहेगा, इसको नीचे जाने से रोक कौन रहा होगा? ये स्ट्रिंग रोक रहा होगा। इसके बारे में लिख लेना, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग होगा वो मासलेस होगा,
इसके अंदर मास कंसीडर नहीं करना है, मासलेस आइडियल स्ट्रिंग है। तो आइडियल स्ट्रिंग के ऊपर एक ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग जाएगा, नीचे लगा mg, तो ये स्ट्रिंग तन गया। जब आप इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा ऐसे एक इम्पल्स दोगे तो आपको उसमें वाइब्रेशंस फील होंगे। वो वाइब्रेशन क्यों फील हो रहा है? बिकॉज वो तना हुआ है, खिंचा हुआ है। तो उसके अंदर जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो एक तरीके का फोर्स है और उसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इस ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो इस ब्लॉक पर जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है वो और जो नीचे वाला फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर होगा, यानी कि टेंशन T इज इक्वल टू mg होगा। आगे चल करके जब हम मास पुलिस सिस्टम पढ़ेंगे तो इस तरह के स्ट्रिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अभी आप इतना जानिए कि इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा जब तक कि ये स्ट्रिंग मासलेस है। मासलेस स्ट्रिंग की यही खासियत है। अगर ये मासलेस नहीं होता तो इसके हर एक पॉइंट पर मास चेंज होने की वजह से इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन चेंज होता, फोर्स चेंज होते जाता। मास इस केस में हमने इग्नोर कर दिया है, मासलेस मान लिया है, तो टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो इस स्ट्रिंग के बारे में लिख लेना, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको जरा कॉपी कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक दो तरीके के और न्यूमेरिकल देखते हैं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम के गुजारे। ये ग्राउंड है बच्चे। इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक का मास है m और इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया F। ये फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनलेस है। ये फ्रिक्शनलेस है। अब क्या क्या हो रहा होगा जरा देखिए। ये फोर्स लगा, ये ब्लॉक जैसे ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा एक्सेलरेट हो जाएगा। वेयर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन, या वेयर देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज फोर्स। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अगर फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। अब इस केस में y डायरेक्शन में जो फोर्स होगा बच्चे वो होगा n माइनस mg और इज इक्वल टू ma। ये तो हमें लिख ही सकते हैं, ma इंटू वाई। अरे भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। और यहाँ पे नेट फोर्स कौन सा है? एक लग रहा होगा इसके ऊपर mg डाउनवर्ड और दूसरा लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, तो n माइनस mg तो लिख ही सकते हैं। और एक्सेलरेशन है इसका 0, यानी कि n इज इक्वल टू mg अब भी उतना ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम फोर्स इन x की बात करें तो वो कितना होगा? दिस फोर्स इन x इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। अब ये x में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, वही हमें निकालना है। तो जो फोर्स आपने लिखा हुआ है वो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x लिखना, और एक्सेलरेशन अलोंग x इज इक्वल टू f अपॉन m आ गया। इस तरीके से आपको निकालना है। अगर यहीं पे दो फोर्स लगा दें, मान लो एक खींचने वाला फोर्स इस तरफ लगा दिया और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, दोनों पुलिंग फोर्स लगा दिया हमने, तो क्या होगा? बस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और क्या होगा? टेंशन किस बात का? चलिए देखते हैं। मान ले बेटा, मान ले, अब ये बहुत बेसिक देख रहे हैं, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में समझते हुए चले। ड्रॉपर के जो बच्चे होंगे वो स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन उनके लिए भी यूज़फुल होगा। ये एम मास का ब्लॉक है और इस एम मास के ब्लॉक पर हमने ऐसे एक पुशिंग फोर्स लगा दिया, वो है F2, और इसके ऊपर ऐसे एक पुशिंग फोर्स लगा दिया, वो होगा F1, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस से म्यू इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? अब देखना, सबसे पहली बात n इज इक्वल टू mg तो होगा, वो तो कोई माई का लाल चेंज कर नहीं सकता। दूसरा, मान लिया लेट F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये ब्लॉक
राइट साइड में एक्सेलरेट हो जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखना बेटा एफ नेट कितना है, तो F1 को पॉजिटिव माना और F2 को नेगेटिव माना, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से मिल जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू ए। ये होगा, जब दो फोर्सेस लगा देंगे तो ऐसा कंडीशन आ जाएगा। इसी तरीके से एक और केस देखते हैं, दूसरा टाइप का देखते हैं। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा गया है और उस ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है और उसके ऊपर हमने एक ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर दिया और वो फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन है, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पे लग रहा है। तो फाइंड नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 एक्सेलरेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए बेटा, जब भी मैं क्वेश्चन आपको दूं तो आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। पॉज करके ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, खुद से ही ट्राई करना है आपको। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जो आज बहुत बड़े IIT कॉलेज में पढ़ रहा है। उस स्टूडेंट ने, नाम बता दूँ, आलोक रंजन नाम है उसका। उस स्टूडेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो आया था हमारे पास पढ़ने के लिए तो उसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, एकदम ब्लैंक होकर के आया था। 11th-12th में वो जो पढ़ा हुआ था वो अपने गांव से पढ़ा हुआ था और हमारे ही थ्रू पढ़ा हुआ था, लेकिन वो कहीं शहर में रह करके, कहीं हॉस्टल में रह करके नहीं पढ़ पाया। घर के डिस्टर्बेंसेस उसके साथ थे, जिसकी वजह से उसको घर के काम भी करने पड़ते थे और घर में माहौल भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई का नहीं था, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता था। उसकी मम्मी उसको मोटिवेट करती थी, उसकी मम्मी ही उसके लिए सब कुछ है, वो मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए। वो बच्चा 11th-12th पढ़ लिया, 12th क्लास में पास हो गया, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। फिर उसके बाद वो हमारे पास आया, दिल्ली आया पढ़ने के लिए, और दिल्ली में आकर के जब हमारे पास पढ़ना शुरू किया तो उसके शुरू में ये जो हम यहाँ पे फोर्स बना रहे हैं ना, ये n इज इक्वल टू mg में पूछता था कैसे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उसको नहीं पता था, dv अपॉन dt कहाँ से है, इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन वो बच्चा पूछता था। इस लेवल का बच्चा था वो। जब यहाँ पे पढ़ना शुरू किया हमारे पास, तो पढ़ने के बाद वो दिन रात लग करके मेहनत करता था। उसके अंदर एक खासियत थी, उसके अंदर बुराइयां भी थी बहुत सारी, लेकिन एक खासियत थी जो उसको एक IITian बनाई, और वो खासियत खुद से ट्राई करने की थी। लगा रहता था क्लास में, जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पे देते थे तो हमको वहाँ पे बेंच पे बैठ करके वो बोल देता था कि सर रुकिए, भी ट्राई कर रहे हैं। ऐसा बच्चा था वो, और इस तरीके से मेहनत करता था। आंसर उसका भले ही नहीं आता था, लेकिन मेहनत इस तरीके से करता था कि कोई कसर नहीं छोड़ता था, इंक खत्म कर देता था पेन का, इतना वो कलम घींचते रहता था। धीरे धीरे समय बीतते गया, उसने अपने स्ट्रेटजी में सुधार लेकर के आया। पहले टेस्ट में मार्क्स कम आए, हमारे पास आया, बोला टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, हमने उसको गाइड किया मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है। फिर उसके बाद एडवांस के पेपर में बुरी तरीके से फेल हुआ, वो 0 नंबर लेकर के आया था केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 8 मार्क्स लेकर के आया था वो। फिर हमने उसको HC वर्मा पढ़ने का एडवाइस दिया, और HC वर्मा किस तरीके से पढ़ना है ये भी हमने उसको गाइड किया। मैं आपको गाइड कर दूंगा बाद में HC वर्मा किस तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे स्लोली पढ़ना शुरू किया तो उसके मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हुए, और आज वो बच्चा IIT दिल्ली में है, वो IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। इतना अच्छा स्कोर किया वो। तो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते जब हम यहाँ पे क्वेश्चन दे तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। 37 डिग्री एंगल है, 100 न्यूटन है। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो साइन 37 डिग्री होगा बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 3/5। कॉस 37 डिग्री होती है, उसकी वैल्यू 4/5। tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। इनको याद कर लीजिए आज, ये आगे चल के काफ़ी यूज़ पड़ेगा, पूरी फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज़ पड़ेगा।
एक काम करो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना दो। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। मेरे बच्चे जानते हैं फोर्स का वो कंपोनेंट जो थीटा की तरफ आता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो थीटा के परपेंडिकुलर जाता है वो होगा एफ का साइन थीटा, दूसरी तरफ वाला एफ का साइन थीटा होगा। अब इस केस में देखना, इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तो ये है 10 किलोग्राम का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ब्लॉक, 10 किलोग्राम। इस 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर एक तो इसका खुद का अपना mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो 10g लग गया डाउनवर्ड। दूसरा, अर्थ ने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया n, और तीसरा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो होगा f साइन थीटा। अब इसका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, इसका मतलब ये होगा कि y डायरेक्शन में नेट फोर्स है 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इतना तो आपको पता है। चलिए, ऊपर वाला फोर्स कितना है, f का साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 10g। यहां से हमें नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 10g, मतलब हो गया 10 इंटू जी की वैल्यू 10 डाल दो, 100 इज इक्वल टू 100 माइनस एफ साइन 37, एफ की वैल्यू है 100 और साइन 37 देखना बेटा 3/5, तो ये हो गया 3/5। 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, यस 20 या 60, 100 में से 60 कटा तो कितना हुआ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन आ गया। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन आ गया आंसर। ऐसे ही दूसरा नंबर निकालते हैं। दूसरा नंबर में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो देखना है इसका एफ कॉस थीटा ही वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को मूव कर रहा होगा, और आपको पता है इन सारे केसेस में म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, फ्रिक्शन तो अभी आया नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब ये राइट साइड में एक्सेलरेट होना शुरू हुआ एक्सेलरेशन ए से, तो जो एफ कॉस थीटा है बच्चों, वही एफ कॉस थीटा इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा m इंटू ए, और ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स ए। यहाँ से हमें a निकालना है, तो a इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन m होगा, और दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा कितना है बेटा, एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू है 100 और कॉस 37 4/5 होता है, तो 4/5 अपॉन मास कितना है बेटा 10 किलोग्राम, तो ये हो गया 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 10 दो बार में कट गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रहा सेकेंड नंबर आंसर। वीडियो को पॉज करके जरा मैच कीजिए, आपने जो सॉल्व किया है वो सेम आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो सीखिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरह के न्यूमेरिकल्स थोड़ा लेते हैं। यस आइए, चल बेटा एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। अब की बार ये थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री लिया और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 कर दिया। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें म्यू इज इक्वल टू 0 नहीं ले रहे थे, इनफ रफ ले रहे थे। अब की बार म्यू इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब बताना है अगर हमने यहाँ पे 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक रख दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका नॉर्मल कितना होगा। बहुत आसान है, नॉर्मल तो आप निकाल ही लोगे। अरे नॉर्मल तो निकाल ही लोगे। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रहा 10 किलोग्राम का ब्लॉक, 10 किलोग्राम का ब्लॉक 10 kg। इस 10 kg का वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा, और मेरे बच्चे जानते हैं mg कितना है 100 न्यूटन। एक बात देखना बेटा, 100 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ये एंगल 37 डिग्री होगा, तो 100 का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा 100 cos 37 डिग्री, और 100 का एक कंपोनेंट इधर आएगा 100 sin 37 डिग्री। और मेरे बच्चे जानते हैं
ऊपर के तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन n = 10 cos 37 के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन = 100 cos 37 के बराबर होगा, cos 37 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन = 100 इंटू cos 37, देख मिट गया, 4/5 होता है cos 37 4/5, इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू NOR नॉर्मल = 80 न्यूटन आ गया। ले बेटा इसको कॉपी कर लेना। अब तो वीडियो को पॉज करके एक्सेलरेशन निकाल दो। निकाल लिया होगा आप लोगों ने, मेरे बच्चे होशियार बच्चे हैं, निकाल लेंगे। तो इस देखना ये आराम से लुढ़क जाएगा, इस तरफ लुढ़केगा नहीं, मतलब ऐसे स्लाइड कर जाएगा, और ए एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा। तो जब ए एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा हुआ, यही तो ड्राइविंग फोर्स है। जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, विच फोर्स इज द रीजन टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। तो आपको पता है इस तरफ एक फोर्स है, कौन सा, 100 sin 37 डिग्री। ले बेटा 100 sin 37 डिग्री ड्राइविंग फोर्स। तो अगर हम FD लिखें ड्राइविंग फोर्स तो वो होगा 100 sin 37 डिग्री, और ड्राइविंग फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन A = 100 sin 37 3/5 होगा बेटा, और इस पर मास कितना है 10 किलोग्राम। तो 10 0 से 0 कट गया, 5 से ये कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6। एक्सेलरेशन A = 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जरा कॉपी करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई कीजिएगा, जल्दी से ट्राई कर दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सुंदर हल्का सा क्वेश्चन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओह नो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री है। ये ब्लॉक A है और इसका मास है 5 किलोग्राम। यहीं पर एक और इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास भी 5 किलोग्राम ही है। ले बेटा 5 किलोग्राम। दोनों ही फ्रिक्शनलेस सरफेसेज हैं। म्यू = यहाँ भी 0, म्यू = यहाँ भी 0। तो क्वेश्चन है, इफ ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, इफ A and B are at same height from ground, then which one will reach the ground first। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई करो। दोनों अगर सेम हाइट पर हैं तो पहले कौन आएगा। चलिए मैं कर रहा हूं सॉल्व, आप ट्राई कीजिएगा। अगर हम A की बात करें तो A वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा वो देखना। ये है A 5 किलोग्राम, नीचे लग रहा होगा 5G। 5G का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आएगा। ये एंगल होगा थीटा, तो 5G का ये कंपोनेंट होगा, कौन सा है, A है ना, 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट गिवन है, ये एंगल गिवन है 53 डिग्री। तो 5G का ये कंपोनेंट होगा 5G cos 53 डिग्री। और जो ये वाला कंपोनेंट है बच्चे, वो वाला कंपोनेंट होगा 5G sin 53 डिग्री। इसका कोई काम ही नहीं है, हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन तो निकालना नहीं है, काम सिर्फ इसका है ये देखना कितना लग रहा है। तो फोर्स ऑन A इज इक्वल टू, ये लगेगा 5G की वैल्यू 10 और साइन 53 डिग्री। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ,
साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5 और tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। फिर साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है, जो cos 37 वाली है ना वही रिवर्स होकर यहाँ पे आ जाएगी 4/5। फिर cos 53 डिग्री की वैल्यू साइन 37 के बराबर 3/5 और tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3, इसका रिवर्स 4/3। ये याद कर लेंगे। तो देखना यहाँ पे साइन 53 है, साइन 53 4/5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू 10 चौका 40, 40 न्यूटन आ गया। ठीक इसी तरीके से बी वाले का भी चेक करना है, तो बी वाले का यहीं पे इसी के पास चेक कर दे रहे हैं। 5G लग रहा होगा डाउनवर्ड, 5G का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा और ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट होगा वो 5G cos 37 डिग्री होगा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो 5G sin 37 डिग्री होगा। अब बी वाले का इक्वेशन लिखेंगे हम, देखते हैं यहाँ पे बी वाले के केस में क्या होगा, जरा वो देखते हैं। फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू, इस बी पर फोर्स जो लग रहा है 5G sin 37 लग रहा है, तो 5G sin 37 डिग्री। यहाँ देखना 5 इंटू जी की वैल्यू 10 डाल देंगे, sin 37 लिखा है 3/5, तो 3/5 डाल देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा 10 × 30 30 न्यूटन। तो फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू मात्र 30 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पर ज़्यादा होगा वही तो पहले आएगा ना। तो फोर्स ऑन ए इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन बी, हेंस ए विल रीच द ग्राउंड फास्टर देन बी। कहाँ लिखूँ मैं इसको? पूरा कॉपी करना, मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा। सिंस फोर्स ऑन ए 40 न्यूटन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन बी कितना है 30 न्यूटन, हेंस ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। जिसके ऊपर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, तो उसका वेलोसिटी उतना ही फास्टर रेट से चेंज होगा। जिसका वेलोसिटी जितनी जल्दी चेंज होगा वो उतनी जल्दी ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो ए वाला जल्दी पहुंच जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये फिर से मिट गया, बोला रखेंगे। मान ले बेटा क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसे हमने एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया F। फाइंड F मिनिमम so that the block does not slide। वो बताएं। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई करो। कर लिया ट्राई? तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब मैच करेंगे। ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे देखेंगे कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। 10 किलोग्राम के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बॉडी को फ्री करो और उसके ऊपर फोर्स एनालिसिस कर दो। ये रहा 10 किलोग्राम का ब्लॉक। अब तो आप समझ ही गए होंगे, 10G लगेगा नीचे, 10G cos थीटा लगेगा ऐसे, और 10G साइन थीटा लगेगा ऐसे। और इसको होल्ड करने के लिए ऐसे हमने एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया हुआ है।
तो फोर्स को 10G साइन थीटा के बराबर होना पड़ेगा, तब ये रुका रहेगा। अगर 10G साइन थीटा से ज़्यादा हुआ तो ये ब्लॉक अपवर्ड मूव कर जाएगा, और अगर कम हुआ तो ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो इस केस में हम लिखेंगे फोर्स F इज इक्वल टू 10G साइन 45 डिग्री। 10G की वैल्यू 10 साइन 45 1/√2, तो F मिनिमम इज इक्वल टू 100/√2 न्यूटन आ गया। जरा इसको नोट कीजिएगा, ये रहा आपका आंसर। काफ़ी आसान था। थोड़ा सा अब इसमें ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसी में अब है वही, अलग टाइप का नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे हल्का सा। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री है। यहाँ एक ब्लॉक हमने रख दिया, इस ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है, और इस ब्लॉक पे हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल एक फोर्स एक्सर्ट किया, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन का। 100 ज़्यादा हो जाएगा, 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर दिया। फाइंड नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 एक्सेलरेशन। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चलिए मैं करता हूँ, आप देखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा। यहाँ बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये ले बेटा, ये हुआ 10 किलोग्राम का ब्लॉक। इस 10 किलोग्राम के ब्लॉक का अपना mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये 10G हो गया डाउनवर्ड। इस 10G का एक कंपोनेंट लग रहा होगा ऐसे, और ये एंगल हो गया थीटा, तो वो हो जाएगा 10G cos थीटा, और थीटा है 37 डिग्री, और इस तरफ एक फोर्स लग जाएगा और वो हो जाएगा 10G साइन 37 डिग्री। अगर कोई और फोर्स ना लगता तो इतना होता, लेकिन एक और फोर्स इसके ऊपर लगा दिया गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगाया। तो अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल दो, एक कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, और दोनों कंपोनेंट आपको पता ही एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। यस, देखना बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ये वाला फोर्स का कंपोनेंट जाएगा, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा, तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। तो जो फोर्स हमने 50 न्यूटन लगाया, 50 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री, और 50 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 sin 37 डिग्री। इतना क्लियर है? अगर किसी से नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो बेटा, इसमें देखना नॉर्मल कैसा लगेगा। नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन n। अब देखना, हम सबसे पहले नॉर्मल निकालना है हमें 1 नंबर, तो हम चेक कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है 0। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर अगर 0 है बच्चों, तो नेट फोर्स भी होगा 0। यस, एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसके इस प्लेन के ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यानी कि नॉर्मल फोर्स बराबर होगा। एक तो 10G cos 37 लगा और एक लग रहा होगा 50 sin 37, तो 10G cos 37 डिग्री प्लस 50 sin 37 डिग्री। 10G की वैल्यू 10, cos 37 डिग्री होता है 4/5, यहाँ देखना cos 37 4/5, प्लस ये हो गया 50 sin 37 डिग्री कितना होगा जी 3/5, तो 3/5
5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 10 बचा और यहाँ 5 से 2 बार में 10 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज इक्वल टू 10 दूना 20 चौका 80 80 और प्लस ये कितना है 10 3 30। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 110 न्यूटन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड है और ये फोर्स 10g cos 37 और ये 50 sin 37 इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल होना चाहिए, एंड ऑपोजिट होना चाहिए। तो हमने n को इक्वल कर दिया 10g cos 37 के, 10g cos 37 के और 50 sin 37 के। तो 50 sin 37 आ गया। 10 की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, cos 37 की वैल्यू 4/5, 50 की 50, sin 37 की वैल्यू यहाँ से तो 3/5। 5 से ये कट जाएगा 10 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 10 दूना 20 चौका 80 और 3 30, 110 न्यूटन आ गया। ठीक इसी तरीके से अब एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। तो एक्सेलरेशन कहाँ निकालें, यहाँ निकालते हैं। देखना बेटा, 10g sin 37 डिग्री और 50 cos 37 डिग्री एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन चेक कर लो। एक बार परपेंडिकुलर देखा था, एक बार पैरेलल देख लो। तो पैरेलल के केस में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो एफ नेट चेक करो। एक काम करो, इंक्लाइंड प्लेन के अपवर्ड मान लो पॉजिटिव और डाउनवर्ड मान लो नेगेटिव। तो ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव हो गया और ये फोर्स हो गया नेगेटिव। तो हमें मिल जाएगा 50 cos 37 डिग्री माइनस 10g sin 37 और 10g sin 37 डिग्री इज इक्वल टू मास कितना है ये 10 किलोग्राम। तो 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, ये आ गया। यहां से सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 50 cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 4/5 लिखेंगे माइनस 10, g की वैल्यू 10, sin 37 डिग्री 3/5 है तो हम यहाँ पे 3/5 लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 10a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या, 5 50 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 5 से ये 10 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिला 10 चौका 40, 40 माइनस ये कितना होगा 10 दूना 20 या 60, 60 इज इक्वल टू 10a। अब यहाँ से हो गया -20 इज इक्वल टू 10a, यानी कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखा मेरे लाल पीले हो गए होंगे, तो पीले होने की ज़रूरत नहीं है। ये -2 का मतलब ये है कि हमने क्या अज्यूम किया था बेटा, हमने अज्यूम किया था अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, यानी कि हमने माना था कि एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, लेकिन नेगेटिव आने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में अपवर्ड ना होकर के डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन ऐसे ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा। 50 न्यूटन की फोर्स सफिशिएंट नहीं है इसको रोकने के लिए, स्लाइड कर जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वही बता रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा कॉपी कीजिएगा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों ऐसा कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने एक ब्लॉक रखा और उस ब्लॉक का मास है m और ऐसे हमने एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया F, और F इज इक्वल टू KT फोर्स है। ऊपर दिख रहा है, यस, F इज इक्वल टू KT फोर्स हमने एक्सर्ट कर दिया है और यहां से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा लग रहा है, वेयर
K is constant and T is time. सिर्फ इतना गिवन है। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 0 है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक लीव्स द ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड displacement when the block is just about to leave the ground। जस्ट अबाउट टू लीव द ग्राउंड। वीडियो को पॉज कीजिए, ज़रा ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा सुंदर सा न्यूमेरिकल है। आई होप मेरे सुंदर बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो फोर्स है ना, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये एक वेरिएबल फोर्स है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। आपको पता है टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाता है, तो जब टाइम बढ़ते जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। हाँ, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा तभी तो ये ऊपर शिफ्ट करेगा। तो पहले फोर्स की वैल्यू छोटा सा रहेगा, छोटा सा 5 न्यूटन मान लो, फिर उसके बाद 10 न्यूटन होगा, फिर 15 न्यूटन होगा, फिर 20 न्यूटन होगा, फिर 25 न्यूटन होगा। ऐसे टाइम बढ़ते जाएगा, सॉरी फोर्स बढ़ते जाएगा। जब फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगा तो ये ब्लॉक पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर ये ब्लॉक ग्राउंड को लीव कर देगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहे हैं, चलिए। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। यहां पे लिख दे रहे हैं दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। जैसे जैसे टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। तो पहले टाइम बढ़ा, ब्लॉक यहाँ आया, फिर टाइम और बढ़ा, ब्लॉक यहाँ आया, लेकिन उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर टाइम बढ़ा, ब्लॉक यहाँ आया, फोर्स की वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज हो गई। यहाँ पे मान लो 5 हुआ तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ 15 हुआ। फिर टाइम बढ़ा, ब्लॉक यहाँ आया, फोर्स की वैल्यू और बढ़ गई, 20 न्यूटन हो गई। अब मान लो 20 न्यूटन के फोर्स पर ये ब्लॉक जस्ट ग्राउंड को अब लीव कर देगा। तो उसी टाइम की सारी कहानी है। फाइंड टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक लीव्स द ग्राउंड। चलिए फर्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। इस ब्लॉक को हमने ऐसे लिखा और इसका फोर्स एनालिसिस कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर दो इसका। ये mg लगा डाउनवर्ड, फोर्स लगा ऐसे F, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये एंगल है थीटा। तो फोर्स का ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा F cos थीटा, और फोर्स का ये कंपोनेंट होगा बच्चों F sin थीटा। आई होप इतना क्लियर है। चलिए, एक और फोर्स लग रहा होगा। ग्राउंड ने इस ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया N। अब कायदे से नॉर्मल फोर्स प्लस F sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg। अरे हाँ भाई, अभी ग्राउंड छोड़ा थोड़ी है। जब छोड़ा नहीं है तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 है। अरे मान लो यहाँ से लेकर के ये ब्लॉक चलना शुरू किया, और एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। शुरुआत में ये ब्लॉक यहाँ पे था, m मास का ब्लॉक, इसके ऊपर kt फोर्स लगा ऐसे। यहाँ से चलते 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 ब्लॉक यहाँ पहुँच गया।
और अब की बार ये ब्लॉक यहाँ आ गया, एम मास का ब्लॉक। अभी भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है के टी वैसे ही, और यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, टाइम टी लगा। और अब जब यहाँ पहुँचा तो उसके पास वेलोसिटी v ऐसे है, उसके पास एक्सेलरेशन a ऐसे है। ये है पोजीशन a, ये है पोजीशन b, और a से लेकर के b के बीच में x डायरेक्शन में फोर्स है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, लेकिन y डायरेक्शन में फोर्स तो है, लेकिन नॉर्मल फोर्स की वजह से वो बैलेंस हो चला एक्सक्यूज मी, और y डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन a से लेकर के b तक के लिए 0 है। इसलिए a से लेकर b तक 0 है, तो हम यहाँ पे n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। आप देखना यहाँ से नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा होगा, और नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस एफ के जगह पे kt लिख देंगे, kt साइन थीटा हो गया। यहां देखना t की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ये माइनस में है तो इस पूरी की पूरी वैल्यू घट जाएगी, यानी कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। टाइम बढ़ेगा, नॉर्मल घटेगा। तो जैसे यहाँ से चलना शुरू करेगा टाइम तो बढ़ता रहेगा, जैसे यहाँ से चलना शुरू करेगा यहाँ आने पे नॉर्मल थोड़ा कम होगा, यहाँ आने पे नॉर्मल थोड़ा और कम होगा, यहाँ आने पे नॉर्मल थोड़ा और कम होगा, और यहाँ पर नॉर्मल एकदम मिनिमम हो गया है, 0 प्लस हो गया है। जैसे ही इस पॉइंट बी पॉइंट को क्रॉस करेगा वैसे ही शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये ग्राउंड को लीव कर देगा। जब ग्राउंड को लीव करेगा बच्चों तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो 0 व्हेन द ब्लॉक लीव्स द ग्राउंड नॉर्मल इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू mg माइनस के टी साइन थीटा हुआ। यहाँ से t इज इक्वल टू mg अपॉन के साइन थीटा होगा। यहाँ से इसको इस तरफ लेके आएंगे और हमें मिल जाएगा mg इज इक्वल टू के टी साइन थीटा, वहाँ से t निकालेंगे तो mg अपॉन के साइन थीटा ये आ जाएगा। ये हुआ टाइम। इतने टाइम के बाद ब्लॉक लीव करेगा। ये रहा आपका पहला नंबर आंसर, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद आगे सेकंड नंबर देखते हैं। मैं इसको मिटाऊंगा सेकंड नंबर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बड़ी जगह भी चाहिए। इस वैल्यू को तो आगे यूज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ऊपर कहीं लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं। टाइम t इज इक्वल टू mg अपॉन के साइन थीटा। ये ले बेटा mg अपॉन के साइन थीटा। ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है? यस दिख रहा है। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट when the block is just about to leave the ground, और B पॉइंट पे just about to leave the ground है। तो इस केस में वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है। चलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। अब नेट फोर्स y में भी हो सकता है और नेट फोर्स x में भी हो सकता है। मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, तो y डायरेक्शन में इसका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स भी 0 होगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो x डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। तो एफ नेट कौन सा फोर्स लग रहा होगा? kt का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, और इस kt का एक कंपोनेंट यहाँ पे लिख दो और वो होगा kt cos थीटा, और यहाँ एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दो, वो वर्टिकल होगा kt sin थीटा। तो एफ नेट kt cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a।
यहाँ से हमें a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू के टी कॉस थीटा अपॉन m। अब चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इस t को सॉल्व कर सकते हो, और इस t को सॉल्व करके आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ हम सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू के टी कॉस थीटा है, तो k इंटू टी की ये वैल्यू पुट कर दो, एम जी अपॉन के साइन थीटा। तो हम लिखेंगे एम जी अपॉन के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन एम। यहाँ से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा के एम जी, के से k कैंसिल आउट हो जाएगा और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा g कॉट थीटा। लेकिन इस केस में ध्यान रखना, g कॉट थीटा आपने जैसे ही लिखा, तो ये क्यों लिखा आपने यहाँ पे टाइम t की वैल्यू पुट कर दिया, टाइम t की वैल्यू ये वाला उठा करके पुट कर दिया यहाँ पे, तो जस्ट अबाउट टू लीव द ग्राउंड जब ब्लॉक होगा तो उसका इस मैग्नीट्यूड के बराबर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम का वैल्यू पुट करना 100% सही नहीं है। मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। जब हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों की कॉपी चेक करते तो देखते हैं ये मिस्टेक रहता है, आपने टाइम की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दी, जबकि एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है। जैसे जैसे ब्लॉक आगे मूव करते जाएगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया, देखना बेटा, के कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो ब्लॉक यहां तक आएगा और उसके बाद वो लीव किया हुआ है, यानी कि अब उसका फ्लाई हो गया, यहां से एरोप्लेन की तरफ फ्लाई करेगा वो। आपने एक्सेलरेशन फिक्स कर दिया, तो पूरी जर्नी के लिए थोड़ी फिक्स किया है, टेंशन क्यों ले रहा बच्चे। ये एक एट एन इंस्टेंट लिख दो, काम खत्म। ये उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकला है जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक ने जस्ट ग्राउंड को लीव किया है। चलिए, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा था और इसको इधर साइड में करके लिखा। तो एट एन इंस्टेंट यहां आगे लिख दो, व्हेन इट लीव्स द ग्राउंड, सिर्फ उस टाइम में। अब आगे देखना हमें एक्सेलरेशन मिल गया, अब वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। एक्सेलरेशन को हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू के टी कॉस थीटा अपॉन m हुआ, यहां से dt को मल्टीप्लाई करो तो dv इज इक्वल टू के कॉस थीटा अपॉन m, सब कांस्टेंट हो गए और t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे dv का वैल्यू v हो जाएगा और v इज इक्वल टू के कॉस थीटा अपॉन m इंटू टी डी टी है तो इसको टी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। अब जिस तरीके से एक्सेलरेशन को उधर कोने में लिखा था वैसे ही वेलोसिटी को भी उधर ले जाकर लिखो। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी वो देखिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू के कॉस थीटा अपॉन m, तो ये हुआ के कॉस थीटा अपॉन m इंटू टी स्क्वायर बाई 2, इस 2 को यहाँ भेज दो, टी स्क्वायर कितना होगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखना बेटा, एक के से एक के कैंसिल आउट हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन 2k इंटू एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और एक साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये है वेलोसिटी व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू लीव द ग्राउंड। ये वेलोसिटी इतना आ गया। अब हमें एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा dx अपॉन dt, dt को उधर भेज देंगे तो हम लिख देंगे k cos थीटा अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं टी क्यूब अपॉन 3। उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी उधर चला जाएगा और उसका डिफ्रेंशिएशन टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आया और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे
तो हमें मिल जाएगा k cos थीटा अपॉन 3 दूना 6m 6m इंटू टी क्यूब के जगह पे m क्यूब g क्यूब अपॉन k क्यूब साइन क्यूब थीटा, m क्यूब g क्यूब अपॉन k क्यूब साइन क्यूब थीटा। अब देखना है आप कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक k से एक k कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देखना है, यहाँ पे लिखेंगे dx का इंटीग्रेशन x हो गया था ना, यहाँ पे v के जगह पे हमने dx अपॉन dt लिखा था, dt को उस तरफ लेके गए थे तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कहाँ लिखूँ मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ और यहाँ पे देखना बच्चे x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू क्या बचा, कुछ बच गया, m स्क्वायर जी क्यूब कॉस थीटा अपॉन 6, m स्क्वायर जी क्यूब कॉस थीटा अपॉन 6 k स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा m स्क्वायर जी क्यूब, तो m स्क्वायर जी क्यूब कॉस थीटा लिख दिया, m स्क्वायर जी क्यूब कॉस थीटा लिख दिया अपॉन k स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, k स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। ये रहा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। जब ब्लॉक लीव कर रहा होगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, थोड़ा लेंदी था लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम आगे करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आपको हर एक तरह की क्वेश्चन कराएंगे हम, हर एक तरह की थियरी यहाँ पे डिलीवर करेंगे। यहाँ से पढ़ के जाने के बाद आपको कहीं और जा करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ईयर के PYQ उठा करके सॉल्व कर लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई होप क्लियर है सब कुछ। हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।